नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। यदि मिट्टी में खाद की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या असर होता है मिट्टी पर, आज इसी पर बात करेंगे। और संतुलित मिट्टी क्या होती है, और यदि आपकी फसल अच्छी मिट्टी बनाने के बाद भी नहीं हो रही है तो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। दरअसल एक कमेंट के जवाब में मैं वीडियो बना रही हूं। आपको कमेंट दिखाती हूं। सीमा शर्मा जी हैं जिन्होंने एक कमेंट किया है कि वो 2 साल, पिछले साल और उससे पिछले साल उन्होंने 200 किलो वर्मी कंपोस्ट एक साल और एक साल 150-150 किलो वर्मी कंपोस्ट, इतनी वर्मी कंपोस्ट अपने गार्डन में यूज़ की। साथ ही उन्होंने मेरे बताए अनुसार ढेर सारे पत्ते भी ग्रो बैग में नीचे डाले और उसके बावजूद भी उनके यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगा बात करना चाहिए। यदि आप खाद भी अच्छी यूज़ कर रहे हैं, मिट्टी भी अच्छी बना रहे हैं, ग्रो बैग भी अच्छे से भर रहे हैं, तो सब्जी होना चाहिए। क्यों नहीं हुई सब्जी? तो पहली बात तो मैंने उनको भी ये जवाब दिया था कि कृषि जो है ना, बागवानी एक विज्ञान है, विज्ञान सम्मत इसमें से सीखना पड़ता है। सीखने से मेरा मतलब है कि कौन से बीज को कैसे बोया जाए, किस सीजन में बोया जाए, और किस बीज को कितने बड़े ग्रो बैग में लगाया जाए। या तो हम बोने का सीज़न गलत ले लें, ग्रो बैग की साइज़ गलत ले लें, और अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा खाद डाल दें तो कुछ नहीं होगा। खाद जला देती है, पौधा ग्रोथ नहीं लेगा। ज़्यादा खाद डालने से, देखिए खाद में भी पोषक तत्व होते हैं बहुत सारे। जब हम ऊपर से यूरिया डालते हैं ना, नाइट्रोजन, यूरिया नाइट्रोजन का सोर्स है। गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी मिट्टी में तो ज़्यादा नाइट्रोजन से जल जाएगा पौधा, रूट्स गल जाएंगी, अच्छी ग्रोथ तो नहीं लेगा। अगर आप उसे टेक्निकल भाषा में कहें, वैज्ञानिक भाषा में कहें, तो वो फिर उसकी पूरी थ्योरी आपको किताबों में मिलेगी कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कैसे मिट्टी वायुमंडल से पोषक तत्वों को किस एब्जॉर्ब करती है और किस सब्सटेंस की प्रेजेंस में वो एब्जॉर्ब करती है। पूरा साइंटिफिक है। लेकिन हम एक सिंपल गार्डनर हैं, हमें वैज्ञानिक तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना समझ लें कि मिट्टी मुलायम हो। मुलायम कैसे होगी मिट्टी? मिट्टी को मुलायम करने के लिए हमें थोड़ी रेत, थोड़ी सूखे पत्तों की, हरे पत्तों की खाद अगर आपके यहाँ मिल जाती है तो धान की भूसी या कोकोपीट। जिस जगह, अगर दक्षिण भारत है तो उनको कोकोपीट इजीली मिल जाती है, वो कोकोपीट यूज़ कर लें। हम उत्तर भारत में इधर या जहाँ छत्तीसगढ़ वगैरह जहाँ धान की भूसी मिलती है, धान की भूसी ले लें। नहीं तो पराली है गेहूं की, इकट्ठी कर दें, सड़ जाए तो उस पत्ते के खाद को मिलाएंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। लेकिन वर्मी कंपोस्ट शुद्ध गोबर का खाद होता है जो केंचुओं के द्वारा बनता है। बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग खाद होता है और बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है। हम खाद मिला के मिट्टी को मुलायम बना रहे हैं, उसके लिए वर्मी कंपोस्ट यूज़ नहीं किया जाता। तो वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों के लिए, मान लीजिए कि मैंने एक तसला भर के या एक तगाड़ी भर के मिट्टी ली। मान लीजिए मिट्टी हमारी 1 बोरी है, मान लो कि आप बोरी से नाप लो, तो भी उसमें 3 से 4 किलो वर्मी कंपोस्ट काफ़ी, 1 बोरी में बहुत हो जाती है इतनी। और अगर पूरी मिट्टी में मिला रहे हैं तो नीचे तक पोषक तत्व हो गए। मैं तो ये भी नहीं करती। देखिए मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने तो इस साल बिल्कुल भी मिट्टी में तो खाद नहीं मिलाया। हाँ, ऊपर की लेयर में मैंने थोड़ा सा खाद मिलाया, क्योंकि जैसे ही बीज डालेंगे जड़ें फूटेंगी, ऊपर की लेयर में खाद मिल जाएगा। नीचे पहुँचते पहुँचते ऊपर का जो खाद है वो पानी में घुल के नीचे तक पहुँचेगा। ठीक है, ऐसे करते करते 15-20 दिन निकल जाएंगे। उसके बाद हम फिर उसमें लिक्विड मैन्योर दे देंगे। वो भी गोबर के खाद की ही बनाएंगे या हरी सब्जी के छिलकों को गला के बनाएंगे, जो भी जैसा मौका लगेगा। तो संतुलन बहुत ज़रूरी है। संतुलन से मेरा मतलब है मिट्टी में संतुलित मात्रा में खाद, संतुलित मात्रा में पानी, सही समय पर बीज बोना, साथ ही बीजों का उन्नत किस्म का होना, अच्छे बीज होना क्वालिटी के, और बोने का सीजन होता है। सीजन से मतलब टेम्परेचर, तापमान। जैसे कि देखिए हमारा अब ये
कार्तिक, हिंदी के महीने में कहें कार्तिक का महीना आ जाता है। ये कार्तिक की फसल है गेहूँ। अगर हम गेहूँ बरसात में बोएंगे तो उग तो आएगा, लेकिन वो फ्रूटिंग नहीं देगा। तो नए गार्डनर जो अर्बन गार्डनर हैं, बिगिनर्स हैं, उन्हें ये पता नहीं होता। वो कभी भी कोई सा बीज डाल देते हैं और वो बीज उग आता है, पौधा हो भी जाता है, लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होती। कभी फूल नहीं आ रहे, फूल आ गए तो फल नहीं बन रहा। इसीलिए मैं फिर कहती हूँ कि कृषि का एक चक्र है। आजकल तो यूट्यूब पर, गूगल पर सब उपलब्ध है। सीजन आप सीखें कि किस सीजन में डालना है। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो लगभग दोनों सीजन, तीनों सीजन में हो जाती हैं। जैसे कि हम बैगन, मिर्च, टमाटर है, ये आराम से हो जाते हैं। लेकिन टमाटर में भी अगर हम गर्मी की फसल ले रहे हैं और हमने अगर जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में नहीं लगाया, और जब वो फ्रूटिंग पे और फूलने पे आता उस समय अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो उसका फल टिकता नहीं, झड़ जाता है। तो किसान पूरा गणित लगा के कि इस हफ्ते में इतने टेम्परेचर में हम टमाटर का पौधा लगा देंगे तो फलने तक 20-25 दिन बाद कितना तापमान होगा, ये पहले से कैलकुलेशन किया जाता है। ये मैं जो ये बता रही हूँ ये इतना कठिन नहीं है। छत पर बागबानी कठिन नहीं है, खेती किसानी कठिन नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षित भी नहीं है किसान, तब भी वो बहुत अच्छे से व्यावहारिक ज्ञान के जरिए सब्जियां उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, अन्न उगाते हैं। उन्हें ये पता होता है कि इस महीने में इसकी बुआई, और बुआई का मान लो 1 महीना है। अक्टूबर की अगर हम फसलें कह रहे हैं तो अक्टूबर में भी लगेगी वो। हम अगर अगेती लगा दे रहे हैं जल्दी वाली, अक्टूबर में लग गई, फिर पूरा अक्टूबर लगेगी, और उधर नवंबर में भी लग जाएगी। थोड़ी लेट भी लगाएंगे तो भी लग जाएगी। अब मैं बताऊं, लेट जब सब्जी लगाते हैं तो उसमें भी कुछ रोग आते हैं, परेशानियां आती हैं, और बहुत आगे लगा देते हैं तो उसमें भी कुछ परेशानियां आती हैं। लेकिन अगर बिल्कुल पीक सीजन पर लगाया तो कोई परेशानियां नहीं आएगी और सब्जी हो ही जाएगी। विंटर की वेजिटेबल्स हैं, ये आप अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद अगर लगा देंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर नवंबर तक भी चलेगा। नवंबर आखिरी सप्ताह में लगाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे। कुछ लोग दिसंबर में भी लगाते हैं, लगती तो है। और देसी बीज, हाइब्रिड के बीज कैसे काम करते हैं, धीरे धीरे सीखना पड़ता है। ऐसे निराश नहीं होना। सबसे पहले आसान सब्जियां लें। आसान से मेरा मतलब है, सर्दियों में आप कर रहे हैं तो भाजियां, पालक, मेथी भी कई बार मर जाती है, लेकिन उस पर भी मैं एक वीडियो पिछले साल बना चुकी हूँ कि क्यों मरती है। तो जो पालक है, मेथी है, चौलाई है, बैगन, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, ये सब अगर करेंगे, और जब रोग वगैरह आते हैं ना तो उनसे भी जूझना पड़ता है और उनके उपाय होते हैं। और एक मैं अपने अनुभव से बताऊं कि जब मेरे इसमें रोग आते हैं, मान लो अभी एफिडी आ रहे हैं, मेरे बैगन में लग रहे हैं अभी, तो मैं रोज़ जब पानी डालती हूँ तो पाइप की धार से सारे पत्ते हाथ से उल्टा करके उठा के और वो कीड़े झड़ा देती हूँ। ये मैं 1 हफ्ते करूँगी। 1 हफ्ते बाद उस कीड़े का जीवन चक्र समाप्त होने पर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे वो स्वतः ही खुद से ही कम हो जाएंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे। कुछ पौधा जूझेगा, कुछ हम जूझेंगे। मैं बिना दवाई के ही ठीक कर ले रही हूँ। इस साल मैंने यही किया। मैंने ये उसमें भी, बरबटी में भी यही किया था, जो लोबिया जो होती है उसमें भी, और मेरी लोबिया फली भी, थोड़ा बहुत कीड़े भी लगे। तो ऑर्गेनिक जब खेती करते हैं तो बहुत दवाई पे तो जोर देते नहीं हैं। मैं तो नीम ऑयल छिड़कने का भी आलस कर रही हूँ। और ये अगर लगता है कि ये नहीं हो सकती तो ये भ्रम है। सब्जियां हो सकती हैं, लेकिन जब भी हम ऑर्गेनिक खेती, छत पर खेती करते हैं, 100% रिजल्ट नहीं मिलते। 60% हमारा, 40% नेचर का, 40% परेशानियों का, विपदाओं का। तो उम्मीद है सीमा जी को जवाब मिल गया होगा। और उनसे क्या क्या गलतियां हुई होंगी, मुझे लगता है कई बार लोग ऐसी जगह में रख देते हैं जहाँ पूरी सनलाइट नहीं आ रही है, या कि बहुत ज़्यादा पानी, ऑल टाइम पानी पानी पानी, पौधा गीला है तो नीचे रूट रॉट हो गया, फंगस अटैक हो गया। और ज़्यादा खाद तो वो खुद ही बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा खाद डाली है, तो ज़्यादा खाद तो एक बड़ी वजह है ही। तो कोई नहीं, बस सीखिए, देखिए, और आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। ऐसी कोई कलाकारी नहीं है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, बाकी सफलता तो मिलती है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए।
और हाँ, इस तरह के और भी कोई डाउट हो तो प्रश्न ज़रूर कीजिए ताकि मैं डिटेल में उत्तर दे पाऊँगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।